वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई थ्योरम लेके आया हूँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या होती है, तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम मैंने UTS-PB टेक्निकल स्मार्ट एजुकेशन कर दिया है। तो इस चैनल का जो नाम है वो आप सेव कर लें, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाना बंद करेंगे या वीडियो आना बंद हो जाएगी तो आप उस वीडियो को सर्च करोगे ना, तो वो आप पर सर्च नहीं होगी। उस समय आपको सब्सक्राइबर की आवश्यकता होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो थ्योरम होती है वो क्या होती है। तो देखो, हम मैक्सिमम पावर यानी किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर ज्ञात करनी होती है कि हमने कितनी पावर ट्रांसफ़र की है। तो हम उसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, किसी भी जाल से किसी अन्य जाल या प्रतिबाधा में, यानी कह सकते हैं किसी भी नेटवर्क से या अदर नेटवर्क से या इम्पीडेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए नेटवर्क की इम्पीडेंस तथा लोड इम्पीडेंस का परस्पर संयोजित होना आवश्यक होता है। यानी इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका? एक तो हमारा लोड इम्पीडेंस का, और एक और हम कह सकते हैं इसका मैक्सिमम जो हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, उसके लिए जो इम्पीडेंस होता है। तो मैं इसके लिए सर्किट दिखाता हूँ जो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एक इम्पीडेंस है और दूसरा ये इम्पीडेंस, ये लोड इम्पीडेंस है और ये पावर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इम्पीडेंस है। तो ये इसका मान जो होता है, मतलब दोनों को कैसा होता है, जुड़े हुए होने चाहिए, संयोजित होने चाहिए, यही एक कहना चाह रहा है। अब इस थ्योरम को हम यूज़ क्या करते हैं, तो दिस थ्योरम मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एरिया। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एरिया में इसका हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? हम मैक्सिमम पावर ज्ञात करने के। तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं कि प्रूव वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो इम्पिडेंस लोड होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है RL+JXL। तो ये एक रियल वैल्यू हो गई आपकी, और ये है कि आपकी इमेजनरी वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू, जिसमें हम थीटा का मान निकालते हैं तो tan−1XL/RL का भाग देते हैं। यानी जो काल्पनिक वैल्यू में जो आपका रेजिस्टेंस आया है तो उसका और रियल वैल्यू का उसमें डिवाइड कर देंगे तो हम उस पर उसका थीटा निकाल याद कर सकते हैं। या हम दूसरे तरीके से कहें, जैसे हमने लोड लगाया, लोड ना लगाए तो Z=R+JX बराबर, और थीटा एंगल निकाले तो वो tan−1X/R हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कैसे, जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसका मान होता है 90-F एंड एक्सल का मान होता है -X। ये आपको मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नेटवर्क के लिए सर्किट बनाया है। तो इस सर्किट में देखिए वोल्टेज है, उसके साथ अब दो एम्पीडेंस लगे हुए, एक लोड एम्पीडेंस लगा हुआ है, एक साधारण एम्पीडेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक नोट भी लगाया है कि इम्पीडेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए एक नियम होता है, वो भी ज़रूरी है। तो पढ़िएगा कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर उस दिशा में ट्रांसफ़र करेगा। मतलब वैल्यू को उस दिशा में एक निश्चित टाइम है, उसको ट्रांसफ़र तभी करेगा जब लोड का प्रतिरोध, या हम कह सकते हैं इम्पीडेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर हो। यानी कोई भी जो हम लोड रह रहे हैं वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, यानी ZL किसके बराबर होना चाहिए, Z के बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये Z है और ZL, इन दोनों का मान कहना से सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो उस कंडीशन हम इस थ्योरम को नहीं लगा सकते। ठीक है ना। इसके कुछ नियम और भी हैं जिसे हम दे सकते हैं कि क्यों न्यूज है। तो नोट के ही बिंदु है। पहला है, सोर्स का रेजिस्टेंस कॉस्ट होना चाहिए। निश्चित बात है, हम जिस सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका जब हमने जो रेजिस्टेंस यूज़ किया था, जैसे हमने जेड यूज़ किया था,
तो उसमें हमने वो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और लोड रेजिस्टेंस जो वैल्यू होती है ना उसकी, लोड रेजिस्टेंस यानी ZL लिया था, तो वो चेंज करने की उसकी क्या हो, स्वतंत्रता हो, कैसे भी हो उसको चेंज कर सके। मैं दूसरा सर्किट भी बनाया, जैसे ये R है तो ये इस R का मान एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, नियत होना चाहिए। जबकि जो इसके जो RL है ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। इसको हम बार बार चेंज करें तभी ही हम इसको क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इस थ्योरम का यूज़ कम्युनिकेशन में नहीं किया जाता है। इट मीन्स ये इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो संचार में नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बारे में जानकारी देती है, ठीक है ना। ये किसके बारे में जानकारी दी है, मैक्सिमम पावर, पी मैक्सिमम किसका यूज़ करते हैं हम, पी मैक्सिमम। तो ये पी मैक्सिमम बताती है कि पी मैक्सिमम कितना आएगा, न कि मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी हमें जो ईटा ज्ञात करना है ना, इसका हम ईटा मैक्सिमम निकालना चाहें तो ईटा मैक्सिमम हम निकालते जरूर है इसमें, बट इसके लिए इस थ्योरम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं सेटिस्फाई करेगा, नहीं। हमें एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यूज़ कर लो तो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए इस थ्योरम का प्रयोग नहीं करते हैं। इस थ्योरम का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम पावर ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। मैंने उसमें इम्पीडेंस लगाया था, इसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस लगा के बताया है, जिससे आपको थेवेनिन थ्योरम की जो इक्विवेलेंट थ्योरम होती है जिससे आपको अंदाजा लगे थोड़ा, उस हिसाब से सर्किट को मैंने डिजाइन किया है। तो देखिए मैंने अभी आपको पहला ही पॉइंट बताया था कि नोट लिखा था कि इसमें जो मान होता है रेजिस्टेंस का वो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी RL का मान RN के बराबर होगा तभी ये थ्योरम लगाई जा सकती है। तो जो R है, RL लोड है या RN मान सकता है, RN जो रेजिस्टेंस है वो RL के बराबर होना चाहिए। पहला तो इस थ्योरम का नियम था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें ओम्स लॉ लगा दी। तो ओम्स लॉ क्या होते हैं, V बराबर I बराबर V अपॉन R, ध्यान रखना, I बराबर V अपॉन R या V बराबर IR कहते हैं, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। जो R इक्वलेंट है तो मैंने बताया था सबसे पहले इसका नियम, इस जो थ्योरम का नियम क्या था कि हम जो लोड रेजिस्टेंस है और उनको हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जब हमने थ्योरम को प्रारंभ किया था ये लिखाया था कि हम रेजिस्टेंस के दोनों को संयोजित किया जाता है। तो R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा RN प्लस RL। तो हम इसको इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो I हमारा बराबर आ जाएगा V इन अपॉन RN प्लस RL, आपका समीकरण हो जाएगा। तो हमने जो I का मान लिया था, जो मान आया था I का, वो आया था I अपॉन V अपॉन V इन RN प्लस R, यही मान आया था ना। तो हम क्या करते हैं, हमें पावर निकालनी है, तो हमने पावर निकालने के लिए क्या किया, पावर का फार्मूला लगा दिया। क्या हुआ, P बराबर VI आपका मान हो गया। तो VI में हम क्या करें, ओम का नियम लगाएं, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू RL। RL क्यों है यहाँ पर, हम R क्यों नहीं है, वो इसलिए है कि हम लोड के लिए ही वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, लोड के लिए हम पावर निकाल रहे हैं, तो PL मान सकते हैं इसका मतलब। तो इसको PL इजिकल टू क्या हो गया, I डॉट RL डॉट I, क्योंकि हमने V से यहाँ पर V का मान रख दिया। इस V का मान हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। इसके बाद जो PL की वैल्यू आएगी I स्क्वायर डॉट RL आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो I का मान ज्ञात किया था, क्या निकाला था, इससे पहले पेज पे था I बराबर VN अपॉन RN प्लस RN निकाला था, वो हम इस मान में समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो मान है उसको हम पुट कर देंगे। तो PL बराबर हो जाएगा VN अपॉन RN प्लस RL का होल स्क्वायर डॉट RL। जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा मान इसका, RN का स्क्वायर डॉट RL अपॉन RN प्लस RL आपका मान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि किसी भी जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम मान जानते हैं तो उसका डिफरेंशियल होता है वो शून्य के बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो उसका मान मैक्सिमम होगा। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब होगी जब DPL अपॉन DRL का मान किसके बराबर हो, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, RL के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे।
तो हमने अप्लाई कर दिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर एल इन इक्वेशन थर्ड। तो डी पी एल अपॉन डी आर एल किया तो इसका हमने क्या कर लिया, अवकलन कर दिया। पी यहाँ पर जो हमने पी एल का मान रख दिया पूरा पूरा वो बराबर 0 के हो गया। अब देखिए इस मान को हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो ये जो मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और जो वी एन स्क्वायर जो मान है वो कहाँ चला जाएगा, आपका 0 में चला जाएगा, क्योंकि इसको हमने किसे डिफरेंशियल से बाहर लिया है। क्योंकि लिया है क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमें अवकलन लेना आर एल के सापेक्ष, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया है। बाकी वैल्यू वैसे के वैसे हमने रख दी है। इसके बाद जो वी एन स्क्वायर है वो 0 में चला जाएगा। हम इसका क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। तो हम जानते हैं अंश जो डिफरेंशियल होता है अंश बटे हर का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना एक कॉपी में, हर का स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू लेते हैं हर को रखते हैं कांस्टेंट, और डी अपॉन जिसके सापेक्ष डी टी के हिसाब से लिख रहा हूँ तो डी टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अंश का हम अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। फिर माइनस के बाद क्या हम करेंगे, जो अंश है उसको कांस्टेंट कर देंगे और हर का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। मैंने टी के सापेक्ष कराया है, इसमें हम किसके सापेक्ष करा रहे हैं, आर एल के सापेक्ष। बस ये थोड़ा है, ये फॉर्मूला आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो इस जो वाला हर है इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आ गया। फिर क्या करेंगे हम हर को कांस्टेंट, तो हर क्या था आर एन प्लस आर एल का होल स्क्वायर, तो हमने ये कुछ कांस्टेंट कर दिया। आर एल का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, आर एल के सापेक्ष, तो 1 हो गया, माइनस आर एल अंश कांस्टेंट कर देंगे, अंश कांस्टेंट करना है, हर का अवकलन करना है, तो आर एन प्लस आर एल स्क्वायर का हमने अवकलन कर दिया, डी अपॉन डी आर एन प्लस आर एल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला पद हर में था ना वो 0 में चला जाएगा, तो अंश जो वैल्यू रह जाएगी आपकी आर एन प्लस आर एल स्क्वायर माइनस आर एल कोष्टक में डी अपॉन टी आर एल, जो कोष्टक में बचेगा आर एन प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अब इसका जो हम अवकलन करेंगे तो वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम टू सेम लिख लेंगे। हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर पद का गुणा और ये वैल्यू कांस्टेंट डॉट आर एन का अवकलन 0 होगा क्योंकि वो आर एल के सापेक्ष हो रहा है, आर एल का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस पद को आप जानते हैं अवकलन कैसे करते हैं, जैसे डी अपॉन डी, हम डी के एक्स का सापेक्ष ले रहे हैं, जो एक्स की पावर एन का अवकलन लेते हैं वो कैसे लिखते हैं, एन एक्स डॉट फिर एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष है तो ये 1 हो गया, इस तरह करते हैं। इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, ये 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। एन का मान यहाँ पर है, इसके हिसाब से 2 है, इस तरह। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा आर एल का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा, जो मान आ जाएगा आर एन प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एन प्लस आर एल बराबर 0, ठीक है। 2 आर एल का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसके फार्मूले का अकॉर्डिंग इसको हम फार्मूला ओपन करेंगे, तो आर एन का स्क्वायर प्लस टू आर एन प्लस आर एन डॉट आर एल, और ये हो जाएगा आर एल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह माइनस 2 आर एल का गुणा करेंगे तो माइनस 2 आर एल का गुणा हो जाएगा अंदर, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आर एन, ठीक है ना, माइनस 2 आर एल, और ये हो जाएगा आपका 2 आर एल का स्क्वायर। तो ये दोनों पद एक प्लस का एक माइनस का, इसको हम काट देंगे, ठीक है ना। जो मान आएगा आर एन स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर, और ये माइनस का पद उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो, है ना। इसके बाद आपका आर एन बराबर आर एल हो जाएगा। इसी को तो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। मैंने आपसे कहा था कि जो सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है और एक लोड रेजिस्टेंस यानी आर एल रेजिस्टेंस लगा होता है, एक सिंपल रेजिस्टेंस लगता है, इन दोनों का मान समान होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम पावर को अप्लाई करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए भी इसका अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आर एन की जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या था आपका, वी एन स्क्वायर आर एन प्लस आर एन, जो फॉर्मूला था जो आपका समीकरण 3 का वो था पी एल बराबर वी एन स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एन,
का स्क्वायर। तो जहाँ आर एल दिख रहा है वहाँ आर एन रख देंगे अपन। तो हाँ ठीक है, आर एल यहाँ है तो आर एन हो गया, नीचे भी आर एन हो गया, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी मैक्सिमम बराबर बी एन स्क्वायर अपॉन 4 आर एन का स्क्वायर क्रॉस आर एन। आर एन से आर एन एक कट जाएगा, नीचे 4 आर एन बढ़ जाएगा, तो पी मैक्सिमम का फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसी तरह हम इफिशियंसी का फार्मूला निकालेंगे, तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है ईटा बराबर पी मैक्सिमम अपॉन पी एल या पी टोटल क्रॉस एन। तो जो मान आएगा इसका 50% इसकी इफिशियंसी आएगी। और फिर मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफिशियंसी यानी मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी हम एक्यूरेसी ज्ञात करने के लिए हम इफिशियंसी का मान इसमें अवश्य ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, हम इसको ट्रिक का कैसे प्रयोग करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यानी सॉल्यूशन करने के लिए इसके ट्रिक का हम यूज़ क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आर एल लोड को हटा देते हैं। आर एल लोड हटा करके हम थेवेलिन थ्योरम के अनुसार वी टी एच आर टी एच ज्ञात करते हैं। ऐसे थेवेलिन थ्योरम में हम क्या करते थे, वी टी एच ज्ञात करते थे, आर टी एच ज्ञात करते थे। ठीक है ना। उसी तरह हम इसमें भी हम क्या करेंगे, वी टी एच और आर टी एच ज्ञात करेंगे, और फिर पी मैक्सिमम में सारे मान ये हम रख देंगे, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो हमने ये फार्मूला आपको बताया था, क्या था इसका फार्मूला, हमने बताया था बी एन स्क्वायर अपॉन 4 आर एल लिखाया था आपको। मैंने यहाँ क्या लिखा है, आर टी एच लिखा है। जो लोड होता है वो थेवेलिन रेजिस्टेंस, इसी अकॉर्डिंग ये आर एल है, आर एन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जो फॉर्मूले में होता है वो आर एन बराबर आर एल होता है, तभी ये थ्योरम यूज़ की जाती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वाला न्यूमेरिकल है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपको भविष्य के लिए देखने या आपको डाउनलोड कर सकते हैं इसको, है ना, जिससे आपको बनी रहेगी। इधर डाउनलोड करने से मेमोरी बढ़ती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।